ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए एनिमल मैनेजमेंट में हमने कल जो है लूज हाउसिंग के बारे में जो पढ़ा, लूज सिस्टम हाउसिंग, और आज जो है हम इस कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, वो जो लूज था, ओपन था, अब इसमें क्या है, पूरा का पूरा ढका हुआ कवर्ड सिस्टम होगा। तो इस प्रकार के आवासीय व्यवस्था में पशुओं को बाड़े या भवन के अंदर बांध कर रखा जाता है तथा यह भवन पूरी तरह से छत से ढका होता है। हालांकि इसमें वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होती है। पशुओं को केवल चरने के लिए बाहर भेजा जा सकता है। वो भी कहीं अगर आप बाहर लेके जाएं अन्य खेतों में, तो अभी आप सभी को ले जा सकते हैं, लेकिन बाद में वापस उन्हीं में। यह व्यवस्था तुलनात्मक रूप से महंगी पड़ती है, परंतु पशुओं को खराब मौसम से अधिक प्रभावशाली ढंग से बचाया जा सकता है। पशुओं की संख्या के आधार पर यह आवासीय व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होता है सिंगल रो, एक होती है डबल रो। तो सिंगल रो हाउसिंग यानी कि पशु एक रो में खड़े होते हैं, एक लाइन में, एक सिस्टम में खड़े होते हैं। यह व्यवस्था तब बनाते हैं जब गायों की संख्या कम, अर्थात 10 से कम हो। इस व्यवस्था में गायों की केवल एक ही कतार दीवार के सहारे रखी जाती है, और लगभग गांव में ऐसा ही अपने देखते हैं कि एक दीवार है, उसके साथ में जो है वो ठाण बना दिए जाते हैं। वो 4 हैं कि जानवर 5 हैं, वहाँ बांध दिए जाते हैं, दैट्स ऑल। तो ये सिंगल रो। डबल रो हाउसिंग, ये व्यवस्था तब बनाते हैं जब गायों की संख्या अधिक, अर्थात 10 से लेकर 80 से 100 तक हो। इसमें गायों की 2 कतारें समानांतर क्रम में लगाते हैं। स्पष्ट है कि यह व्यवस्था 2 प्रकार की हो सकती है। अगर डबल में बनाओगे, डबल लाइनिंग बनाओगे, 2 कतारें खड़ी करोगे, तो ये 2 तरह से हो सकती हैं। अभी कैसे, अभी आप इसको देखें, मैं आपको बताता हूँ। तो अब जब हमने ये दीवार थी और गायों को यूं खड़ा किया और एक ही लाइन में खड़ा किया यूं, इस तरह से, तो ये तो संभव है, ये 5 या 10 के लिए। अब अगर हमने डबल रो सिस्टम अपनाना है, ज़्यादा गायें हैं, तो आधी गायें इधर खड़ी रहेंगी और आधी इधर खड़ी रहेंगी। ये भी तो होगा भाई, एक दीवार यहाँ मान लो, एक दीवार यहाँ मान लो, तो यूं खड़ी हो जाएंगी वो गायें, यूं ये खड़ी हो गई आपस में। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं इसमें खड़ी करने के। अभी से बोला, तो पहला तो क्या होता है कि टेल टू टेल या फेस टू फेस ले लो, एक ही बात, फेस टू फेस। पहला ये फेस टू फेस खड़े, यानी कि एक गाय का मुंह दूसरी गाय की तरफ है, मुंह, ये फेस टू फेस हो गया। या फेस इन, फेस अंदर की तरफ, फेस इन, ये फेस इन है या फेस टू फेस है, एक ही बात है। तो एक तो ये सिस्टम हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, अपने समझ लेते हैं पहले। दूसरा हो गया फेस आउट। अब देखिए, फेस जो है, ये फेस थे, ये आउट बाहर की तरफ, और टेल अंदर की तरफ आ गई, तो टेल टू टेल, ये टेल टू टेल हो गया, फेस आउट हो गया। यानी कि यूं खड़े होंगे जानवर, पहले यूं खड़े थे, अब यूं खड़े होंगे। रो 2 ही होगी लंबाई में। तो ये आपको इसमें समझने की बात है, लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है ये। इसको थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये छोटी बात है, कुछ भी नहीं। फेस टू फेस सिस्टम यानी कि फेस इन और हेड टू हेड अरेंजमेंट, एक ही बात है। इसमें गायों को समानांतर कतारों में इस प्रकार रखा जाता है कि उसके सिर सामने वाली कतार की गायों के सिर की तरफ रखें, अर्थात गायों को भवन के मध्य में व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के निम्न लाभ हैं।
यही ज़रूरी है याद करने आपको, ये 2-4 नंबर के ज़रूर आएंगे। लाभ हानियाँ, हानियाँ आ जाएँ चाहे लाभ आ जाएँ। गाय ज़्यादा आरामदायक महसूस करती है। गायों को खाने की व्यवस्था आसान होती है क्योंकि उन्हें एक साथ चारा डाला जा सकता है। बीच में जो है वो फीडिंग पाथ होता है, जहाँ आप जाके उसको चारा डालते हो। ये थोड़ी जगह छोड़ी होती है, इधर और इधर दोनों तरफ उनके मेंजर होती हैं। तो आदमी जो चलता है वो चलता हुआ चारा इधर और इधर डालता हुआ चलता चला जाता है और पूरी गायों को एक ही रो में वो चारा डाल जाता है एक ही बार में। अगर उसके पास बड़ा चारा जो रखने वाला इकट्ठा जो है उसके पास व्यवस्था है तो यहाँ क्या करते हैं, उसको बीच वाले पाथ को जो है, जहाँ पाथ है वहाँ पर कई बार क्या करते हैं, उसको पक्का बना लेते हैं तो चारा वहाँ डाल लेते हैं इकट्ठा। और फिर जो एक आदमी क्या है, दोनों जो मेंजर हैं, ठाण हैं, जो उनके अंदर डालता हुआ चला जाता है उनको तुरंत जल्दी से। तो इससे जल्दी हो जाता है ये काम। गायों के खाने की व्यवस्था आसान होती है क्योंकि उन्हें एक साथ चारा डाला जा सकता है। अगर मान लो टेल टू टेल वाला हो तो एक का फेस इधर है एक का फेस इधर है, तो पहले इधर वालों को जाएगा फिर ये इधर वालों को डालेगा जा करके चारा। सकरे भवनों के लिए यह अच्छी व्यवस्था है क्योंकि इसमें टेल टू टेल सिस्टम की तुलना में कम चौड़ाई चाहिए। मेंजर व फीड एलेज जल्दी साफ किए जा सकते हैं। फीड एलेज यानी कि पाथ जगह। सूर्य की किरणें सीधी गटर गोबर की नाली पर पड़ती हैं। ये सही है क्योंकि गोबर की नाली बाहर बताऊं अभी अपने डिस्कस करेंगे। आगंतुकों का यह व्यवस्था ज़्यादा अच्छी सुव्यवस्थित दिखाई देती है। फेस टू फेस ये व्यवस्था अच्छी है। अब आता है टेल टू टेल सिस्टम और अरेंजमेंट या फेस आउट सिस्टम। मैंने अभी बताया आपको फेस बाहर की तरफ। इसमें गायों को भवन की दीवारों के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि उनकी पूंछ समानांतर व सामने वाली गायों की पूंछ के सामने रहे, अर्थात उनके सिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहें। इस प्रकार की व्यवस्था के निम्नलिखित फायदे। दूध निकालने व भवन की सफाई करने में आसानी रहती है क्योंकि मिडल एली चौड़ी होती है। एली का मतलब पाथ, बीच में जो जगह रखी गई होती है वो पाथ। गायों को बाहर से निरंतर शुद्ध हवा मिलती है, अतः मुंह दूर होने से रोग, इन्फेक्शियस डिजीजेज एक दूसरे से पशु में नहीं फैलते। मुख्य ग्वाला पशु पालक जो है गायों को दूध निकालते हुए अधिक आसानी से वह सबका एक साथ निरीक्षण कर सकता है। पशुओं के पिछले हिस्से या पीछे वाले पैरों में कोई भी चोट या रोग का लक्षण आसानी से नजर आ सकता है। भवन की दीवारें पशुओं के मूत्र व गोबर मल मूत्र से खराब नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर फेस टू फेस होगा तो वो दीवार की तरफ गोबर करेगा तो वो अगर लूज अगर है उसका डंग तो वो दीवारों पे छिंटे जाते हैं, उसके पेशाब के छिंटे जो है वो जाते हैं। इस प्रकार कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में निम्नलिखित इकाइयाँ यूनिट्स पाई जाती हैं। तो ये जो कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम है इसमें अभी उसी तरह से जैसे लूज सिस्टम में इकाइयाँ थी उसी तरह से जो है ये इकाइयाँ हैं। तो पहला है काउ शेड, पहले हमने उसमें पढ़ ली। काउ शेड यह वह स्थान होता है जहाँ गायों को कतारों में बांधा जाता है। सिंगल रो सिस्टम में गौशाला के अंदर की चौड़ाई करीब 17.5 से 9 फीट तक हो सकती है, जबकि डबल रो सिस्टम के फेस टू फेस अरेंजमेंट में ये 24 फीट व टेल टू टेल अरेंजमेंट में 28 फीट हो सकती है। इसकी लंबाई पशुओं की संख्या पर निर्भर करती है। इसमें गायों की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। इनकी लंबाई चौड़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि पशु आराम से रहे तथा दूध भी आसानी से निकाला जा सके। फीडिंग पैसेज
चारा डालने की जगह। सिंगल रो सिस्टम में एक दीवार के सहारे वही सेम 3 से 4 फीट चौड़ी की खाली जगह, एक दीवार के सहारे 3 से 4 फीट चौड़ाई की खाली जगह सिंगल रो सिस्टम में। फेस टू फेस सिस्टम में दोनों कतारों के बीच 4 फीट चौड़ाई की खाली जगह तथा टेल टू टेल सिस्टम में दोनों दीवारों के पास 4 फीट चौड़ाई की खाली जगह रखी जाती है, जो कि पशुपालक द्वारा चारा डालने व मैंजर को साफ करने में काम आती है। यानी कि पैसेज है जाने आने का, सिंपल सी बात है, 4 फीट का रखना चाहिए जिसमें आप आराम से आ जा सको और चारा डाला जा सके। ये जो है फेस टू फेस सिंगल रो में भी, फेस टू फेस रो में भी, टेल टू टेल रो में, तो ये ज़रूरी है, रखा जाना चाहिए। अब है नांत यानी मेंजर। यह सिंगल रो सिस्टम SRS में फीडिंग पैसेज के बाद 2.5 इंच से 3 इंच चौड़ा, यानी कि 4 के बाद, तो ये 7 फीट हो गया पूरा। फेस टू फेस सिस्टम में दोनों तरफ 2 फीट चौड़ा, दोनों तरफ, तो 2 और 2 4, फिर यहाँ हो गया। तथा टेल टू टेल सिस्टम में भी दोनों तरफ 2 फीट चौड़ा, टेल टू टेल सिस्टम में 2 फीट चौड़ा बनाया जाता है। सिंगल रो में 1 फुट ज़्यादा है, यस, बनाया जाता है। सीमेंट व कंक्रीट से बना हुआ कई टुकड़ों में बंटा हुआ लंबा मेंजर सर्वोत्तम होता है। फर्श से इसकी ऊंचाई इस प्रकार तय करनी चाहिए कि गाय आराम से चारा खा भी सके व चारे को नुकसान भी नहीं हो। तय करनी चाहिए कि गाय आराम से चारा खा भी सके व चारे का नुकसान भी नहीं हो। ये तो ठीक है। तो 6 फीट से 14 फीट तक तो ये इसकी ये कुछ अलग कर गया बात। 14 इंच 6 इंच से 14 इंच, यस यस, ओके, सॉरी, मैंने देखने में ये फुट जो लग रहा, इंच है, ये 6 इंच से 14 इंच तक, यानी कि इसकी गहराई बता रहा है। ये पशु खड़ा रहेगा जहाँ, तो 6 इंच से 14 इंच तक फर्श से 6 इंच से 14 इंच तक जो इसकी ऊंचाई, यानी कि लगभग 14 इंच, 1.25 फीट के करीब हो गया। आधा फीट से अंदाजा 1.25 फीट के करीब हो गया। मैं समझता हूँ ये कम है, 6 इंच तो बहुत ही कम हो गया। इसमें तो जानवर आराम से पैर रख सकता है। और 1.25 फीट के अंदर भी, 1.25 फीट में भी, 1.25 फीट तो फिर भी ठीक है। 6 इंच अलग अलग जानवरों की बात होगी, छोटे जानवरों के लिए 6 इंच। चलिए, इसके पीछे वाली दीवार करीब 2 फुट 6 इंच से 3 फुट तक ऊंची होनी चाहिए। इसके किनारों को समतल रखने के बजाय गुलाई प्रदान कर देनी चाहिए ताकि चोट नहीं लगे जानवर के। गुलाई कर देनी चाहिए इसके किनारों पे। तो ये मेंजर का जो साइज हमने देख लिया। अब है स्टैंडिंग एंड सिटिंग प्लेस, खड़े रहने और बैठने की जगह। यह वह हिस्सा होता है जहाँ गायें खड़ी रहती है। यह जगह 4 फीट से 5 फीट चौड़ी, प्रति गाय के लिए करीब 4 फुट लंबी होती है। इस जगह का फर्श खुरदरा, ये बहुत ज़रूरी है, फिसलन रही तो फिसलने वाला नहीं हो। वह इस तरह पक्का होना चाहिए कि ना तो पानी इकट्ठा हो व ना ही पशु फिसले। मैन्योर गटर, जहाँ पे जो डंग है, यानी कि जानवर के फिसिस, डंग,
ये जहाँ पे इकट्ठा होगा वो गटर, यह वह नाली होती है जिसमें होकर पशुओं के द्वारा त्यागे गए मलमूत्र व गंदा पानी भवन के बाहर जाते हैं। तो ये पहले वहाँ वो क्योंकि ढलान होती है, पीछे वो नाली बनी है तो उसमें ये इकट्ठा होगा, और फिर जो है ज़्यादा जैसे होता है वो धीरे धीरे जो है वो बाहर जो है चला जाता है। तो ये हमारे पास इसका 1.5 इंच से 2 इंच चौड़ी सिंगल रो सिस्टम में 1.5 इंच से 2 इंच चौड़ी, और फेस टू फेस सिस्टम में 2 इंच चौड़ी, व टेल टू टेल में भी दोनों तरफ 2 इंच चौड़ी जो है बनाई जाती है। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अंडरलाइन कर लेना, 1 इंच ये गलत है, 1 इंच होता है ये प्रति 10 फीट, 1 इंच होना चाहिए ये, 1 फुट नहीं है ये। 1 फुट 10 फुट जाते जाते 1 फुट का ढलान 9, 1 इंच है, इसको सही करें। मैंने शायद इसमें पहले अपने कहीं ना कहीं देखा है, पढ़ा है, 1 इंच ही होता है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट तक, और फिर 10 फुट के बाद में जितना है बढ़ता जाता है, 20 हो गया, 2 इंच हो गया, 30 हो गया तो 3 इंच हो गया। तो ये ढलान इस तरह से 1 फुट प्रति 10 फुट तो नहीं होता, नो। बस वो इस प्रकार होना चाहिए, गंदा पानी नाले में नहीं रुके, गोबर वगैरह को अलग से उठाया जाता है। अब ये एलेज होता है वो पैसेज जहाँ आप आते जाते हैं, वो यह स्थान गोबर व कूड़ा इकट्ठा करने व दूध निकालने के काम में आता है। तो सिंगल रो सिस्टम में यह जगह करीब 5 फीट चौड़ी होनी चाहिए, फेस टू फेस में 4 फुट और टेल टू टेल में 4 फुट चौड़ी होनी चाहिए। यह जगह मैन्योर गटर की तरफ, ये देखिए 1 इंच ढाल लिए, यस, यह जगह मैन्योर गटर की तरफ 1 इंच का ढाल लिए हुए होती है, जिससे इसे साफ करते व धोने में आसानी रहे तथा पानी की निकासी आसानी से हो सके। अब इसमें काविंग बॉक्स या मैटरनिटी पैंस, वो जगह जहाँ गाय ब्याती है, काविंग बॉक्स या मैटरनिटी पैंस, गाभिन गाय को काविंग के 2-3 सप्ताह पहले काविंग बॉक्स में स्थानांतरित कर देते हैं। उन्हें मिल्किंग काऊ शेड में काविंग नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि कंटेजियस अबॉर्शन फैलने का खतरा रहता है। यस, कोई इस तरह का अगर मान लो भाई दावे आ गया जानवर और उसके जैसे ब्रुसेल्ला है, अबॉर्शन हो गया, तो ये सब जानवरों में फैल जाएगा, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। साथ ही यह वातावरण को भी दूषित कर सकता है। इसे 5 काविंग बॉक्सेज प्रति 100 गायों की दर से बनाते हैं। यह इसका एरिया 100 से 150 स्क्वायर फीट, 10 × 10 या 10 × 15 का हवादार वह अच्छी मात्रा में बेडिंग मटेरियल, नीचे सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए, युक्त कमरा होता है जिसमें एक दरवाज़ा होता है। इसी में पशुओं के खाने पीने की व्यवस्था होती है तथा इसी से जुड़ी 100 से 150 स्क्वायर फुट की खुली जगह भी हो सकती है, जो गाय के घूमने के काम में आती है। सिक एनिमल आइसोलेशन बॉक्स, सिक एनिमल को आइसोलेट करते हैं, अलग से रखते हैं। संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रस्त पशुओं को समूह से अलग रखना चाहिए, जिससे रोग अन्य पशुओं में नहीं फैले। इसके लिए करीब 10 × 15 150 स्क्वायर फीट का एक कमरा अन्य कमरों से दूर बना होता है। पशुओं के खाने पीने, मलमूत्र की निकासी की पृथक से व्यवस्था करनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रूम, गायों की कृत्रिम गर्भाधान हेतु
ट्रेविस लगा हुआ एक कमरा होना चाहिए जहाँ एआई की जा सके। अब है बुल और बुल्लक शेड, जहाँ पे सांड और बैल को रखा जा सकता है। एक सांड को रखते समय उसकी सुरक्षा आराम से उसे काबू में करना, उसके लिए शेड का निर्माण तथा पर्याप्त व्यायाम जैसे महत्वपूर्ण बातें दिमाग में रखनी चाहिए। सांड के लिए एक 10x15 का समुचित प्रकाश युक्त हवादार शेड बनाना चाहिए, जिसमें 4 फीट चौड़ा व 7 फीट ऊंचा दरवाजा लगा। इसके साथ ही उसके खाने पीने मलमूत्र की निकासी की अलग व्यवस्था की जाती है तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सांड के शेड में बहुत कम प्रवेश करना पड़े। इसके साथ ही सांड के व्यायाम में तो खुली जगह भी होनी चाहिए, जिसके चारों तरफ इतनी ऊंची दीवार बनी होनी चाहिए ताकि सांड छलांग लगाकर बाहर ना जा सके। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट 6 फीट से 7 फीट तक अप्रॉक्सीमेट। इसी तरह का प्रबंधन एक बैल के लिए भी करते हैं, जो कि भार ढोने के काम आता है। calves and young stock sheds, calves and young stock sheds। calves को कभी भी वयस्क गायों के साथ नहीं रखना चाहिए। नर व मादा calves को भी अलग अलग रखना चाहिए उनकी आयु के अनुसार। calf sheds काऊ शेड के नज़दीक ही होने चाहिए। काव्स की आवासीय व्यवस्था भी गायों की समान ही होती है, परंतु जगह थोड़ी कम चाहिए। उनकी आवासीय व्यवस्था के साथ ही उनके लिए पर्याप्त खुली जगह भी होनी चाहिए, जो निम्न प्रकार से यहाँ इन्होंने दे रखी है। 3 महीने से कम वाले हैं तो इनके लिए 20 से 25 फीट स्क्वायर जगह काफ़ी है। 3 से 6 महीने 25 से 30, 6 से 12, 30 से 40 स्क्वायर फीट और 1 वर्ष से अधिक 40 से 50 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। इसको आप चाहे जिस तरह चाहे कर लें, चाहे ये ज़्यादा बढ़िया तो ये रहता है लंबाई ज़्यादा रखें और चौड़ाई तो इसमें 6-7 भी हो सकता है, 5-8 भी हो सकता है। तो ये इस तरह से इसकी व्यवस्था, ये स्क्वायर फीट है तो फ्लोर स्पेस इतना पर काफ चाहिए। मिल्क हाउस यह वह कमरा है जहाँ दूध इकट्ठा किया जाता है, तो उसे तोला जाता है, दूध को उसके वितरण तक यहाँ संग्रहित किया जाता है। इसका आकार दूध की मात्रा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो ये सारे के सारे हम उन लॉज सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इनको याद आपने अलग से लिख के कर लेना है कि ये पॉइंट्स हमने जो है वो प्रेस्क्राइब करने हैं। वैसे सब में एक जैसे ही, थोड़ा बहुत अंतर है तो पीछे वहाँ पढ़ लिए अपने। तो ये सारे के सारे सेम हैं। स्टोर रूम चाहिए, मिल्क हाउस चाहिए, बुल और बुल्लक शेड चाहिए, काव के लिए जगह चाहिए अलग से। तो ये सारे अब स्टोर रूम, विभिन्न प्रकार के स्टोर रूम्स बनाए जाते हैं जो चारा, कंसनट्रेट, हे, सूखा चारा, उपकरण और अन्य यंत्रों के संग्रहण व रख रखाव के काम में आते हैं। वाटर ट्रफ्स हुई पानी की खेलियाँ, पानी के टैंक इस तरह से बनाए जाते हैं जैसे सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, सीमेंट, पत्थर सीमेंट या लोहे की टंकी आदि। ये आवश्यकता अनुसार लंबाई व चौड़ाई के तथा आवश्यकता अनुसार संख्या में बनाए जा सकते हैं। फ्लोर, फर्श इस प्रकार के पदार्थ का बना होना चाहिए कि वह साफ, सूखा व चिकनाई या फिसलन रहित रहे। यह सीमेंट, कंकर, ईंट, सीमेंट, टाइल्स, चेकर बोर्ड, पत्थर या छोटे पत्थरों से बनाया जा सकता है। फर्श बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसे पर्याप्त ढाल दिया गया हो जिससे गंदा पानी इकट्ठा नहीं होगा तथा पशु फिसलेंगे नहीं व बीमारियां भी पैदा नहीं होंगी। इसके अंदर अगर आप मेहनत कर सकते हैं, देखिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है। अगर तो आपके पास खुली जगह है बाहर तो ठीक है, क्योंकि पशु को वहाँ चरना है और ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद में आप उसको बाहर जो खुले में छोड़ दें। वहाँ जो है कोई भी किसी भी तरह का कंक्रीट पर वो जो नहीं होना चाहिए। फर्श सिंपल जो है वो रेतीला, मिट्टी युक्त वो जो है वहाँ फर्श होना चाहिए। अगर जैसे हम घरों में करते थे, अगर ऐसी व्यवस्था ना हो कि इतना एरिया ना हो आपके पास में, तो इस जगह को अगर आप मेहनती हैं तो
तो अगर आप इसको कच्चा रख लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि ये जो कच्चा है उसमें क्या होता है, जैसे ही जानवर पेशाब करेगा वो सोख लेता है। गोबर जो है आराम से आसानी से उठाया जा सकता है, इसको पैसा लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आपका ये पैसा भी बचता है। और फिर जो है इसमें ख़ास बात ये है कि आपको खुली जगह नहीं है तो वहाँ आराम से वहीं पशु जो है बैठ के जुगाली आराम से कर सकता है और रेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो जगह सॉफ्ट है। क्योंकि आपके पास अगर वो जगह हार्ड है, ये प्रैक्टिकल में मेरा बता रहा हूँ, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, अगर आपके पास वो जगह हार्ड है, इसमें थोड़ी सी मेहनत है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ इतनी बात करनी है, थोड़ी सी जगह आपको अलग जो है कर लेनी है, जिसमें आप एक या दो जानवर को ले जा सको। तो आप ज़्यादातर महत्वपूर्ण बात होती है रात की। रात को क्या होता है, जानवर जो है वो बैठे होते हैं सारे के सारे, और बैठे हुए जब ये इसको फिकल मटेरियल यानी कि डंग और ये यूरिन को करते हैं, तो क्या ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो साथ में एक साथ बैठे होते हैं, तो एक तरफ जो यूँ फैल जाता है। तो फैलने से क्या होता है, क्योंकि रात को हम बार बार उनकी देखभाल नहीं कर सकते। दिन में तो क्या होता है, जैसे उसने गोबर किया तो हमारा वहाँ व्यक्ति है तो वो तुरंत उसको उठा देता है, तो ये ज़्यादा लफड़ा दिन में नहीं होता। तो पूरी रात जहाँ जानवर बिताता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, सुबह आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होती है। वो क्या करनी होता है कि दो जानवर को आप साइड में कर दें और उस जगह को आप तुरंत जो है वहाँ से उस मल मूत्र वाली उतनी जगह जो है वो उठा लें और बाहर फेंक दें, और बाहर से आप जो है रेत जो है ला करके वापस उसमें बिछावन की तरह बिछा के उन दोनों को ला के वापस बांध दें। ये बड़ा बेनिफिट मिलता है इससे। थोड़ी मेहनत है लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है इससे, क्योंकि आपको खुली जगह है नहीं आपके पास में। तो पशु बहुत, जब वो चर लेगा, पानी जो है पी लेगा, तो बड़े आराम के साथ वहीं बैठ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि वैसे भी हम डेयरियों में जनरली जाते हैं तो जगह उनके पास होती ही नहीं है, एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जानवर वहीं खड़े रहते हैं, बिल्कुल टाइट करके बांधते हैं। 6 जानवर खड़े रहने की जगह है तो वहाँ पे 10 जानवर बंधे हुए मैं देख के आया हूँ, क्योंकि जगह ही नहीं है उनके पास, एक्सरसाइज कहाँ से होगी। तो इसके लिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। तो जगह थोड़ी सी खुली छोड़ लें और उसमें आप जो ये बिछावन बिछाएं तो आराम से जो जानवर खड़ा भी हो सकता है और आराम से बैठ के वो जुगाली करता है। और क्योंकि जब आप जानवर, एक आपको ध्यान बता दूं मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, पक्की जगह पे जानवर को आप बांधेंगे तो आराम से जुगाली नहीं कर सकता, दूध में कमी आएगी। जब आपने जानवर को ऐसी जगह बिठा दिया कि वो इजी फील किया और उसने तब जुगाली किया, तो जानवर सुबह दूध जो है वो ज़्यादा देगा। ज़्यादा नहीं तो 250 ग्राम दूध में अवश्य फ़र्क पड़ेगा, ये गारंटेड है। 200 से 250 ग्राम दूध का अवश्य फ़र्क पड़ेगा, ये आप करके देख लें प्रैक्टिकल। दीवारें भी कई तरह से बनाई जा सकती हैं, जैसे ईंट, सीमेंट, पत्थर, सीमेंट ब्लॉक्स या लकड़ी इत्यादि। ईंट सीमेंट से बनी दीवार महंगी परंतु टिकाऊ होती है, परंतु ऊंचाई तक दीवार बनाने के बजाय 4 से 5 फुट तक दीवार बनाकर उस पर सीमेंट, ईंट या लोहे के खंभे लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हवा व प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होती है। दीवारों के अंदर वाली सतह पर लिपाई, प्लास्टर करके उसे चिकनी जो है वो रखते हैं, जिससे धूल, नमी व गंदगी इकट्ठी नहीं होती है। तो ये हमारे पास फेस टू फेस अरेंजमेंट और टेल टू टेल अरेंजमेंट के ये जो 2 डायग्राम हैं, तो अभी इसमें ये हमने देखिए, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, फीडिंग पैसेज है बीच के अंदर। जब फेस टू फेस वाले में है तो दोनों तरफ ये देखिए मेंजर बनी है, स्टैंडिंग जगह है, जानवर खड़े हैं, और मैन्योर है पीछे की तरफ। मैन्योर देखिए, गटर है, यहाँ पे जगह बनेगी, नाली, और यहाँ ये स्पेस है, पहले उनका सफाई करने वाला यहाँ से आएगा और उस गटर को साफ करेगा, और इधर फीडिंग पैसेज में से आएगा, फीडिंग डाल देगा। इसी तरह से टेल टू टेल अरेंजमेंट में भी देखिए सेम है, लेकिन फेस आउट हो गए ये साइड। तो वहाँ फीडिंग पैसेज जो है वो साइड में बनेंगे,
दोनों साइड में बनेंगे क्योंकि दोनों तरफ जाना पड़ेगा फीडिंग डालने, क्योंकि मेंजर दोनों तरफ है और स्टैंडिंग जो है जानवर, और बीच में जो है वो मैन्योर गटर बनाया गया है, यहाँ नाली और यहाँ पैसेज बीच में बना दिया गया है गटर को साफ़ करने के लिए। तो ये बड़ा आसान सा है, कोई टेल टू टेल और इसमें फेस टू फेस में। तो अब है छत जो है, भवन की छत जो है, ये छत जो है वो 10 GI पाइप, GI टीन, GI शीट बोलते हैं इसको, GI शीट और एस्बेस्टस की शीट। ये जनरली आप जानते हो एस्बेस्टस क्या होता है, GI क्या होता है। GI पाइप आते हैं, एस्बेस्टस की चादरें जो देखी हैं मार्केट में मिलती हैं। ज़्यादातर घरों में कई बार छतें जो है इसकी बना दी जाती हैं, या छपरा तो ज़रूर बना देते हैं जहाँ सामान रखते हैं, एल्यूमिनियम की बनाई है वो। अच्छा, टाइल्स, ये तो टैन होगी, किस किस की बनेगी। अब टाइल्स लकड़ी, बांस या घास फूस की बनी हो सकती है। इसकी विशेषता होनी चाहिए कि हल्की, मजबूत, टिकाऊ, ऊष्मा की कुचालक, ऊष्मा को पकड़ने वाली नहीं हो, सुचालक नहीं हो इसकी, तो कम गर्म होगी, नमी को कम इकट्ठा करने वाली, खराबों से बचाव करने वाली, व देखने में सुंदर लगने वाली होनी चाहिए। छत आवश्यकता अनुसार समतल या ढलवा हो सकती है। सब तरह के रूप मटेरियल्स की अपनी अपनी विशेषताएं व कमियां होती हैं, अतः उन्हें आवश्यकता अनुसार काम में लेना चाहिए। दीवारों की ऊंचाई, अब ये देखिए, खंबे सहित दीवारें जो है 8 फीट तक, और उसके बाद में भवन के मध्य में स्थित रिज, ऊंचा उठा हुआ, ऊंचाई ये जहाँ दे रखी है ना, ये 15 फीट होना चाहिए ऊंचा। तो ये जो बीच में है दोनों साइडों में, ये ऊंचा जो 15 फीट होगा ऊंचाई यूं, और ये दीवारें जो है 8 फीट ऊंचाई की होगी, और यहाँ जो रोशनदान होंगे प्रकाश और हवा के लिए जो व्यवस्था जो होगी, और ये ढलान युक्त भी आप बना सकते हैं जैसे यह इन्होंने डायग्राम में दे रखा है। दरवाजे व खिड़कियाँ, डोर्स व विंडो। सिंगल रो सिस्टम में दरवाजों की चौड़ाई 5 फीट व ऊंचाई 7 फीट तथा डबल रो सिस्टम में चौड़ाई 8 से 9 इंच व ऊंचाई 7 फीट होनी चाहिए। सभी दरवाजे कमरों के कोने पर लगे होने चाहिए, वे केवल पास वाली दीवार की तरफ खुलने चाहिए। भवन का मुख्य दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए ताकि ट्रक, ट्रैक्टर व अन्य गाड़ियाँ आसानी से आ जा सकें। खिड़कियाँ भी कमरे के अनुसार अच्छी चौड़ाई व ऊंचाई की होनी चाहिए। अन्य कमरे, अदर रूम्स। इसके अलावा भवन में ऑफिस, मैनेजर रूम, चपरासी, चौकीदार आदि के लिए भी अलग से कमरे होने चाहिए। इसके अलावा भवन के चारों तरफ 4 दीवारी होनी चाहिए जिस पर कंटीले तारों की बाड़ लगी होनी चाहिए, जिससे जंगली जानवर, कुत्तों में चोरों का खतरा नहीं रहे। इस प्रकार कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में सुव्यवस्थित व सुनियोजित ढंग से भवन का निर्माण करते हैं, जो आर्थिक स्थिति, जमीन की उपलब्धता व अन्य साधनों पर निर्भर करती है। अब इसके लाभ और हानियां 2 पढ़ने आज इसको कंप्लीट करेंगे। खराब मौसम में पशुओं की अधिक सुरक्षा होती है। इसमें लूज हाउसिंग सिस्टम की तुलना में कम जगह में कम बिछावन, बेडिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। हीट में आई हुई गाय ना ही तो दूसरी गाय को डिस्टर्ब करती है और ना ही परेशान दूसरी गायों के द्वारा होती है। प्रत्येक गाय पर खाने पीने व अन्य मामले में अलग से अधिक ध्यान दिया जा सकता है। पशु आपस में लड़ नहीं सकते। बीमार पशुओं का आसानी से इलाज किया जा सकता है। गायों का समूह देखने में सुंदर व आकर्षक लगता है। अब इसकी कमियां, गायों की संख्या बढ़ाने पर जगह बढ़ाई नहीं जा सकती, आसान नहीं होगा। हीट में आई हुई गायों को उनके व्यवहार से नहीं पहचाना जा सकता। इसमें व्यवस्था करने वाले ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। पशुओं को घूमने के लिए खुली जगह स्वतंत्र